हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत जानकार लोगों से मिलवाते हैं। और आज के उस दौर में जब गोदी मीडिया आपको कुछ बताना नहीं चाहता, ना देश की ना विदेश की, ऐसे वक्त में कुछ ऐसे जानकार लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो हकीकत बताते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। आज संडे है और आज हम एक बार फिर सईद नकवी साहब के खिदमत में हैं। आप जो देखने वाले हैं, बहुत लोग अक्सर ऐसे मशवरे देते हैं कि सईद नकवी साहब को हफ्ते में 2 बार बुलाइए अपने प्रोग्राम में। कुछ लोगों के मशवरे आते हैं कि ये आधा घंटा नहीं 1 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत होती है, जानने के लिए बहुत कुछ होता है और फ्यूचर को भी देखने की सलाहियत पैदा होती है कि हम जहां आज खड़े हैं, आगे आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। सईद नकवी साहब की जो जर्नलिस्टिक एक कैरियर है, वो तकरीबन 60 साल से आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग 110 मुल्कों से डायरेक्ट, 110 से ज्यादा डायरेक्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग जिस शख्स ने की हो उसकी कितनी मालूमात होगी। और उनकी मेमोरी, उनका हाफजा भी कमाल का है कि किसी एक वेस्टर्न मुल्क के, अमरीकी मुल्क के किसी भी एक सियासतदान का नाम लें, वो इस हद तक बता देते हैं कि किस साल में वो किस पोजीशन में थे, उनकी बैकग्राउंड क्या है, क्या फैसले उन्होंने अब से पहले लिए हैं और क्यों वो आज एक अहम ओहदे पर हैं, इस हद तक वो बता देते हैं। सईद नकवी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत जिन बहुत शुक्रिया। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम भारत के लिए भी है। वो ये कि एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके जो मेंबर हैं वो रूस, चीन, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, इसके साथ अब ईरान भी फुल मेंबर के तौर पर आ गए हैं। मॉस्को में अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई है और उसमें पहली ही तकरीर में ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि दुनिया में इंसाफ पसंद निजाम लाने के लिए डॉलर से जो बिजनेस होती है इंटरनेशनल लेवल पर, उससे निजात पाना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात है। भारत क्या इस तरह के एक तरह से एग्रेसिव ईरान का साथ दे सकेगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और बाकी दूसरे मुल्क भी। इसके अलावा इजरायली कैबिनेट में डिस्कस ये हो रहा है कि किस तरह से फिलिस्तीनी अथॉरिटी, महमूद अब्बास को मजबूत किया जाए। क्या कोई अपने दुश्मन को मजबूत करना चाहता है? मैं आपको अब से पहले बताता रहा हूं कि महमूद अब्बास हो या यासर अराफात, ये सब इजराइल के लिए काम करते रहे हैं और उसके रीजंस हैं। कैंप डेविड है, बहुत सी चीजें, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि बात करनी है नकवी साहब को। उसके अलावा रूस ने कहा है कि सीरिया में अमरीकी फौजों की मौजूदगी गैर कानूनी है और चीन ईरान न्यूक्लियर डील को वापस पटरी पर लाने के लिए काम कर रहा है। ये बहुत अहम है क्योंकि इसमें अमेरिका का बहुत अहम रोल है। क्या उस हद तक चीन इन्फ्लुएंस कर रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, ये समझेंगे। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि एससीओ में ईरान की तरफ से ये कहा जाना कि डॉलर से निजात पाना बहुत जरूरी है, सीधी आप चोट अमेरिका को, आप इसे कैसे ये देख रहे एक चीज हम और आप दोनों भूल गए हैं? कि ये एससीओ की मीटिंग वो थी जिसमें कि भारत की चेयरमैनशिप हो रही थी मीटिंग। जी जी जी। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बहुत ही हाई प्रोफाइल और अपने हिसाब से बहुत ही कामयाब विजिट वॉशिंगटन से करके आए हैं। और उसके बाद फिर ये बेड़ा उठाया उन्होंने एज चेयरमैन। लेकिन क्या बेड़ा उठाया उन्होंने! देखिए, ये सर्कस में लोग दो घोड़े बैक वक्त चलाते हैं। यानी एक ही सर्कसों में आपने देखा होगा कि लोग खड़े हो जाते हैं, एक टांग इस घोड़े की पीठ पे, एक टांग उस घोड़े की पीठ पे, और फिर वो सर्कस में वो घोड़ा दौड़ता है। खासकर रूसी, इसमें रूसी सर्कस वाले तो बड़ा एक्सपर्ट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक हरकत की। उन्होंने वहां पे तो जनाब टीवी और टूम तड़ाक और जनाब स्पेक्टेकुलर और हर तरीके से
ऑप्टिक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई वॉशिंगटन में। लेकिन यहाँ ये वर्चुअल में क्यों चले गए? अब ये क्या तस्वीर फौरन अभी वॉशिंगटन से आते ही ली जिनपिंग के साथ तस्वीर नहीं दिखवाना चाहते थे, पुतिन के साथ नहीं दिखवाना चाहते थे, ये दोनों आते क्योंकि ये इन्हीं का बनाया हुआ है। और लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको वर्चुअल कर दिया, यानी एक उसके अंदर से जो एक पर्सनल रैपोर और वो जो रैज़मटायर और वो जो ड्रामा और लोगों से पर्सनल मिलना और कॉन्फिडेंस की बातें करना, वो सब गोया देखिए ये बड़ा ये खेल बहुत देर तक नहीं सस्टेन किया जा सकता। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके गांव में नट होते हैं ना, नट जो फिक्स करते हैं, वो साहब 2 पोल बांध लेते हैं और 2 पोल के बीच में एक रस्सी बांधते हैं और एक छड़ी लेके बैलेंस करने के लिए वो इस तरफ से उस तरफ बैलेंस करते हुए जाते हैं। गांव का मामला है, अगर गिर भी गए तो सिर्फ गांव वालों ने देखा। लेकिन आप जो खेल खेल रहे हैं वो कायनात देख रही है। आप इस घोड़े पे भी हैं, उस घोड़े पे भी आप सवार होना चाहते हैं, लेकिन अब की आपने शायद ये अया कर दिया कि एक घोड़े, देखिए अगर आपको इंटरनेशनल अफेयर्स में जिसको आप कहते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी हम आपके कहने में नहीं आ रहे, हम अपने इंटरेस्ट को के आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात भी हो रही है, उनसे भी बात हो रही है, उसको कहते हैं अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को महफूज रखना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तरह अगर एक जो आप टेढ़े दिखाई दिए और एक तरफ टिल्ट करते हुए दिखाई दिए, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में हर जगह, ये बहुत ऐसा खेल नहीं है कि आप इनको भी लोगों को बेवकूफ बना के चले जाएं। आपने देखा कि आपने बात यही नहीं कि आपने जो जो एजेंडे थे, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, मतलब ये है कि डॉलर का कोई तस्करा नहीं। तो अब इसके बाद ये अच्छा ताबड़तोड़ हो रही है मीटिंग जी। फिर उसके बाद अब सितंबर में G20 की होगी और उससे पहले अगस्त में ब्रिक्स की होगी। ब्रिक्स वाले में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक पेच है, वो पेच ये है कि लोगों को खतरा ये है कि ये किसी न किसी तरह से ये एम्बैरेस करना चाहेंगे पुतिन को और या चीन को। पुतिन को कैसे करेंगे? आपने लिंडजे ग्रैहम की बात तो सुनी ही। सेनेटर लिंडजे ग्रैहम ने पहले ही शुरू में एक 100 बात की एक बात उन्होंने अनाउंस कर दी कि भाई इस मसले का सलूशन यही है कि पुतिन को असैसिनेट कर दिया जाए। यानी ये बताइए कि वहां का बड़ा कांग्रेस बंद ये बाकायदा ये सजेशन दे रहा है पब्लिक में, तो ये फिर ये कहीं रुकेंगे नहीं। अब ये है कि फिर इनको अरेस्ट करवा दो। अरेस्ट कैसे करवा दो? अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो उसकी अगर ये मीटिंग्स जो हो रही हैं ये ऐसे मुल्क में हो जहां पे कि जिसको कहते हैं रोम प्रोटोकॉल, उस मुल्क ने साइन किया हो, यानी जो कि साउथ अफ्रीका ने साइन किया हुआ है। सिरिल रामाफोसा खुद एक जमाने में मैं इनको जानता हूँ, ये हो सकता है मंडेला के बाद प्रेसिडेंट बनते, लेकिन मंडेला ने ताबो म्बेकी को बनाया, इनको नहीं बनाया।
और ये अब बने हैं। तो ये कम्युनिस्ट हैं, ट्रेड यूनियन लीडर हैं, ये लपक के इसको पुतिन को गिरफ्तार वगैरह करने के खेल में नहीं है। लेकिन ये है कि जो मुल्क रोम प्रोटोकॉल साइन कर चुका है वो ओब्लाइज्ड है कि अगर वारंट इस तरह के इशू हो तो उन वारंट्स को एक हिसाब से लोगों को पकड़ा जाए। अब ये एक इशू है कि कोई अभी इसके बारे में बात नहीं हुई कि भाई क्या ये हो सकता है। अगर ऐसा डर इन लोगों को कहीं लगेगा तो फिर ये मीटिंग साउथ अफ्रीका में नहीं होगी। मुमकिन है कि ये मीटिंग बीजिंग में हो और वहां पे ये शिफ्ट कर दी। देखिए है क्या कि हिंदुस्तान, आप ये कहीं लोगों के दिमाग में ये शक ना हो जाए कि ये उनका आदमी हमारे खेमे में घुस आया है और वो उस खेमे में आके वो नेविगेट कर रहा है एजेंडे को इस तरह से। नकवी साहब, आपने बताया कि ये दो घोड़ों पर सवार होने वाली बात हो रही है। अब से पहले भारत की विदेश नीति को आप काफी अप्रिशिएट करते रहे हैं, जिस तरह से एस जयशंकर ने। देखिए हाँ। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट अभी भी कर रहा हूं। मैं ये कह हाँ। रहा हूं हाँ। कि एक तो ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस, जो कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, उसकी वजह से इंडिया इज ऑन अ वेरी स्वीट स्पॉट। हम्म। बहुत ही, जिसको कहते हैं स्वीट स्पॉट पे है। यहाँ हाँ। पे इधर वाले भी वो कर रहे हैं, उधर वाले भी वो कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं भाई तू हमारा बन जा, ये कह रहे हैं कि भाई तू हमारा बना रहे। और ये भी अखराजात करने के लिए राजी हैं, वो भी अखराजात करने के लिए राजी हैं। दोनों में झगड़ा है, हम बीच में हैं। हमारा एक तरफ एक जरा सी खलिश है, अच्छी खासी खलिश है, एक तरफ नहीं है। तो क्या हम जब चेयरमैन बनेंगे उसके एससीओ के, यानी जो कि चीन और रूस जिसमें जिनकी अगुवाई उन्होंने की है, और हमारे अपने कोई जरा सी खलिश है चीन के साथ, तो क्या हम अपने चेयरमैनशिप का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे कि हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए? अगर ये हमने ये रोल जो हमने अपने ऊपर लिया है, इसको सस्टेन करने के लिए जरूरी है कि ये आपकी ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी हम आपकी नहीं, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट और हो नहीं सकता। लेकिन अगर मैंने आपको एक वो दिया, एग्जाम्पल दिया कि अगर आप लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तरह, लीनिंग टावर ऑफ पीसा को यूं होना चाहिए लेकिन वो यूं है, तो लोग कहेंगे कि भाई ये देखो, ये जो चेयरमैन है इसकी क्रेडिबिलिटी पे, इसलिए ये आपकी पॉलिसी अगर है और ये है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज योर पॉलिसी, वंडरफुल। बट इफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज अ ट्रिक, तो पकड़ लिए जाओगे। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, एक और बहुत ही दिलचस्प बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं अमेरिका के, सैमोर हर्ष। और उन्होंने उन्होंने एक बात कही है कि अब जो है दुनिया की का लगाव, दुनिया की नजदीकियां रूस से बढ़ रही हैं, रूस मजबूत हो रहा है। ये वही सैमोर हर्ष हैं जिन्होंने 9/11 की पूरी अमेरिकी थ्योरी के खिलाफ जाकर के इन्वेस्टिगेशन की थी और उन्हें खामोश कर दिया गया था। अब उनकी जो ये राय है, क्या आपको, हालांकि ये बात कई तरीके से बात कही गई है, लेकिन सैमोर हर्ष का ये कहना आपको कैसा लगता है? हाँ, उसमें दम है। भाई आप देखिए क्या हो रहा है। आप ही ने अभी बयान किया कि
एक तो ईरान और रियाद को तो साथ ले ही आए, चीन और उनके साथ चीन ही को ना कहना चाहिए, क्योंकि उसमें उसमें और भी इराक का भी थोड़ा सा रोल था उसमें, इसके दूसरे ओमान भी था। ओमान का बहुत ज्यादा रोल था, इन बिटवीन बिचौले का रोल उनका था। तो अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनका बहुत बड़ा लीडर ये कह रहा है कि हम लगे हुए हैं कि JCPOA यानी कि न्यूक्लियर डील जो कि 2015 में साइन की गई थी और जिसको कि ट्रंप साहब ने रद्द कर दिया था, वो हम रिज्यूम करें। अच्छा, चीन हल्की बात नहीं करता, वो ये इसलिए कह रहा है कि इसमें किसी हद तक किसी कदरे उसको कामयाबी मिली होगी, वरना वो अनाउंस न करता। हाँ, मुझे याद आता, बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, पिछले दिनों अमेरिका के NSA खामोश सीक्रेट किस्म की विजिट पर चाइना गए थे, तो क्या उसके बाद ये बात सामने आई है, तो उसकी अहमियत है। देखिए, बहुत सी चीजें बिहाइंड द सीन हो रही हैं कि जिस तरीके से हेडलॉन्ग प्लमेट कर रही थी दुनिया कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, अमेरिका और चीन से और रूस से, तो उसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए। यानी ये कि हमारी जो एम्स हैं, वॉर एम्स यूक्रेन पे, वो हम अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये कि हेडलॉन्ग हम क्लैश कर जाएं और जंग को और आगे बढ़ा दें, यहाँ तक कि फिर रूस को कुछ ऐसे हथियार इस्तेमाल करना पड़े जो कि नहीं किए जाते आमतौर से जंगों में। ये याद रखना चाहिए कि ये हथियार वो हैं जिनको कि आप न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, ये एक ही मुल्क है जिसने इस्तेमाल किए और उस मुल्क का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। जब उसने हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम, यानी उन्होंने ये बम, दो दुश्मन थे, ड्रेसडेन पे जर्मनी में बमबारी ऐसी की कि ड्रेसडेन को बराबर जमीन से बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन न्यूक्लियर वेपन जर्मनी पे नहीं, गोरों पे नहीं डाला गया, दूसरों पे डाला गया। ये देखिए, ये चीजें जो है हम लोग अभी तक इन बात का लिहाज करते थे और ये कि ये नहीं कही जाती, इन बातों को न कहना चाहिए, लेकिन अगर हम न कहें तो फिर वो बात मुबहम रह जाती है। और इसलिए हमारे ख्याल में, क्योंकि दुनिया का ऑर्डर बदल रहा है, इसलिए हमारे अंदर भी जरा सी हिम्मत आ रही है कि हम खुल के बातें करें, जो कि उस वक्त नहीं कर सकते थे जबकि चौधरी एक था। जी जी जी, तो ये बात बहुत ही अहम है। और वैसे भी सोशल मीडिया पे मैं समझता हूँ गुंजाइश निस्बतन ज्यादा होती है, चूंकि लोगों को हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं और हर एक को अपनी अपनी सोच रखने का, बताने का इसमें आजादी है और आजादी रहनी चाहिए। अभी एक मुल्क है सीरिया, जहां आप भी बहुत बार गए, एक आध बार विजिट में हम भी आपके साथ थे। अभी रूस की तरफ से एक बयान आया है कि अमरीकी फौजों की मौजूदगी सीरिया में इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है और वो नहीं होना चाहिए, उन्हें वापस जाना चाहिए। ये बिल्कुल सीधा सीधा ईरान, सीरिया, इनकी पॉलिसी को एक तरह से कंसेंट देना है, उनके साथ रूस खड़ा है। तो क्या इस बात के दोहराने का इस वक्त कोई खास अलग कोई मकसद हो सकता है, क्या है? मकसद एक तो ये है कि आपके लोग यूक्रेन में मौजूद हैं, तो अभी तो हमने इसका तस्करा किया है, कल हम और भी तस्करे कर सकते हैं। यानी भाई, यूक्रेन में आपके लोग मौजूद हैं, आपकी फौजें मौजूद हैं, आपके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो जो वहां के जो आपने असलहे उनको बहुत ही टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड दिए हैं, उनको चलाने की सलाहियत यूक्रेनियंस के पास नहीं है। आपके लोग वहां पे मौजूद हैं। अभी आपने ये गुफ्तगू सीरिया के नाम से शुरू की है, इसका इंतहा जो होगी वो यूक्रेन वगैरह पर भी हो सकती है। ये बहुत ही अहम है। देखिए,
सियासत को समझना। नकवी साहब कहते हैं हमेशा हमें, मतलब मैं उसको बहुत ही हमेशा याद रखता हूं और अपने कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों को भी बताता हूं कि जब कोई आपके सामने खबर आए तो उस पर शक करो। शक जब करेंगे तभी इन्वेस्टिगेशन का जहन आपका काम करना शुरू करेगा। अच्छा, अब मैं आना चाहता हूं इजराइल में फिलिस्तीनी जी अथॉरिटी को मजबूत करने की बात हो रही है साहब। दुनिया जी उन्हें फिलिस्तीनी नेता समझती है और अंदर की बात यह है जो सामने अब वो आ रही है। पिछले दिनों इजराइल के एनएसए ने अमेरिका में जाकर के भी ये बात की थी कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और यानी ये फिलिस्तीनी अथॉरिटी वही है जिसको यासर अराफात पहले थे, अब महमूद अब्बास हैं। दुनिया उनको फिलिस्तीनी कॉज का लीडर समझती रही है, प्रोजेक्शन उनका उस तरह से रहा है। अब ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, क्या है ये? बिल्कुल ये कोई नई चीज है ही नहीं। हाँ। यानी जब शुरू से यासर अराफात के मरने के बाद जब से महमूद अब्बास ने लीडरशिप संभाली है, तब से वो समझे जाते हैं कि वो अमेरिका के और वेस्टर्न पावर्स के गोया एक डोमिनी है। बीच हम्म। बीच में कभी कभी गुस्से का इजहार कर देते हैं, वरना ये ये वो लोग हैं जो कि अभी तक टाइम में फंसे हुए हैं। उस हम्म। वक्त ये तब से इनकी पॉलिसी चली हुई है, जबकि अंदाजा हमारा आपका सबका ये था कि भाई देखो, अमेरिका के बगैर कोई चीज दुनिया में हो नहीं सकती, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी पावर है। और इस वक्त सोवियत यूनियन के गिर जाने के बाद, मैं 1990s की बात कर रहा हूँ, सोवियत यूनियन के गिर जाने के बाद तो बिल्कुल सोल सुपर पावर हो गई है। लिहाजा उससे पंगा लेना जो है वो बेवकूफी होगी। उससे मिल के ही चलो। ये हम्म। एक विचारधारा दुनिया में डोमिनेट करती थी, जिसमें कि अमेरिकन का सोल सुपर पावर होना, वो लोगों ने उस बात को एतबार उस पर कर लिया था। लेकिन 2008 के बाद से जब से डिक्लाइन हुआ है, अरे डिक्लाइन तो बहुत पहले हो गया था। आप अगस्त 2019 जब यहां से कब भागे हैं अफगानिस्तान से? अब यानी 21 वो जो अगस्त अगस्त 46 है, अगस्त 2021। बताइए, वहां से जिस तरीके से दो, यानी 20 साल वहां रह के ऑक्यूपाई करके अपनी हुकूमत चलाने के बाद क्या छोड़ के गए थे? यानी ऐसा इसका कोई अब तो जो बाइडन तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करने लगे हैं साहब। अभी पिछले हाँ, हफ्ते एक बयान आया कि उन्होंने टेररिज्म को भी कंट्रोल किया है और ओपियम कल्टीवेशन को भी कंट्रोल किया है। तो तो ये देखिए, जो कुछ दोहा में बंद कमरों में बात हुई, जिसमें ज़ल्मे खलीलजाद ने दसियों राउंड बात की, तो वो जो बंद कमरों में बात हुई है वो अभी तक आवाम के पब्लिक के सामने नहीं आई है। लेकिन ये टुकड़ों टुकड़ों में शायद आ रही है, जो अब वो तालिबान की तारीफ करना शुरू कर। जी। तो ये जलमाए खलीलजाद साहब जो है, उनका एक दिन कहीं इंटरव्यू छपेगा हाँ। और वो ऐसे सेबोर हर्ष ऐसे लोग करेंगे, हम्म। क्योंकि वो सब जानते हैं। हम्म। उनको हर पेच मालूम है कि वही इब्तिदा थे, उन्हीं ने दोहा में ये गुफ्तगू इनसे शुरू की। अरे भाई, एक जमाने में तो वो प्रेसिडेंट होने वाले थे। जी जी ये जी। था कि जलमाए खलीलजाद क्योंकि खुद भी पश्तून हैं, लिहाजा इनको ही क्यों ना बना दिया जाए प्रेसिडेंट। बात चली थी। हाँ। अरे साहब, बात तो ऐसी भी चली थी कि जैसे वैगनर ग्रुप का जो जो बरख हाँ। इनकी तरफ है, हाँ। ब्लैक वाटर के जो आका हैं, उन्होंने कहा था, एक स्कीम दी थी, और हम्म। वो स्कीम कोई 100 पेज की थी, हम्म। जो कि स्टीव बैनन उन दिनों में ट्रंप के व्हाइट हाउस में ट्रंप के बहुत नजदीक थे। हम्म। उस ये स्कीम उनको दी गई, वो व्हाइट हाउस तक पहुंचाई गई, और उसमें था क्या कि जिस तरीके से हिंदुस्तान को
वाइस रीगल सिस्टम से चलाया गया, वाइस रॉयज ने चलाया, उसी तरीके से आप ये जो सरकारें हैं ये हट जाएं और हम यानी ब्लैक वाटर हम इसको चलाएंगे और इसकी बिल्कुल। और भाई अब आप क्या, मैं क्या कहूं, ये इसकी रसाई व्हाइट हाउस में हुई। अच्छा, कोई बात नहीं करता। जी जी जी, कोई बात नहीं करता, कोई बताता नहीं। हमने माना कि कुछ नहीं हुआ, हमने माना कि बिल्कुल बेवकूफी की बात थी, लेकिन बात हुई तो व्हाइट हाउस तक पहुंची तो अरे भाई तस्करा तो कर लो। इसका मतलब व्हाइट हाउस इस किस्म की बातें भी कर लेता है कभी कभी। यानी वो ये था कि ये जैसे माउंट बैटन यहाँ पे थे और जैसे यहाँ पे लॉर्ड बेंटिक थे, वैसे ही वहां पे ये ब्लैक वाटर के क्या नाम है, एरिक प्रिंस। जी 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 जी, जैसे 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 सद्दाम हुसैन के बाद में इराक में एक साहब होते थे पॉल ब्रेमर, कुछ दिन रहे वो, और वो तकरीबन उनको गवर्नर या वाइसरॉय ही समझा जाता था। तो अच्छा, अभी एक आप बहुत बेआबरू होकर वहां से निकले वो। अब दुनिया में पता नहीं है कि वो कहाँ है। यानी ब्रेमर साहब कहाँ है, और ब्रेमर की अगर, हालांकि ये दुनिया के पेच है, उनको भी अगर आपके सामीन और आपके व्यूअर्स समझें, ये ब्रेमर उन दिनों में अहमद चलाबी जो कि एक शिया लीडर थे और ये इनके बहुत करीब थे, ये जो नेओकॉन्स हैं अमेरिका में, ये वुल्फोविट्स और जो वाइस प्रेसिडेंट थे, इन सब के साथ, और रम्सफेल्ड, और इन सब के बहुत करीब थे ये बहुत बहुत ज्यादा करीब। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये तो हमने काम कर दिया कि हमने ब्रेमर को ये पट्टी पढ़ाई कि देखो, जब तक कि तुम यहाँ खत्म नहीं करोगे बातिस को, तो बातिस अमले को बिल्कुल उखाड़ के फेंक दो। उसने इनकी बात मान ली और बातिस अमले को उखाड़ के फेंक दिया। ये दरअसल तंजीम थी, नजफ से आई थी। नजफ से उनके बड़े ताल्लुकात अच्छे थे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो बड़ा बहुत ही दिलचस्प, उसमें बड़ा उन्होंने मीटिंग्स वहां करवाई चलाबी साहब ने, अब तो शायद हयात नहीं है। उसमें बहुत ही दिलचस्प पहलू कई आए थे। एक तो मैं जब कवर करने के लिए अरबिल में था, इराक जंग आपके प्रोग्राम के लिए, दूरदर्शन में जो प्रोग्राम था वर्ल्ड व्यू इंडिया, उसमें बाकायदा मैं एक ऐसी मीटिंग तक पहुंच गया था जो इसमें पॉल ब्रेमर और होशियार ज़िबारी, जो बाद में फॉरेन मिनिस्टर बने, बड़े लीडर थे, तो उसमें बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हालात थे। बगदाद उसी वक्त गिरा था समझ लीजिए, तो बड़ा एक मूड था। और होशियार ज़िबारी को ये कहते हुए मैंने सुना कि अगर किसी सांप का फन वो दबा वो कर दिया जाए, कुचल दिया जाए, तो बाकी को मारना बहुत आसान है। बगदाद गिर चुका है, बाकी सब शहरों को भी गिरा लिया जाएगा। ये इस तरह का बयान उनका था। तो बहुत ही दिलचस्प चीजें देखी हमने उसमें जंग के दौरान। और आपने जिस तरह से उस प्रोग्राम को किया था दूरदर्शन में, वर्ल्ड व्यू इंडिया, और उसमें दुनिया भर में, न सिर्फ इराक, ईरान और पड़ोस के मुल्कों में, बल्कि वॉशिंगटन और लंदन तक में भी आपने रिपोर्टर्स भेजे थे। आज तक लोग उसको याद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। और मैं इसलिए भी जिक्र कर देता हूं अपने दर्शकों के सामने कि वो चीजें याद रहें और समझें, और जो इस वक्त के हालात हैं उसको भी कनेक्ट करें और फ्यूचर को समझने की सलाहियत पैदा हो। हमें मालूम है, मेरे पास ऐसा फीडबैक आता है बहुत सी यूनिवर्सिटियों में जहां इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाया जाता है, वहां हमारा प्रोग्राम रिकमेंड किया जाता है प्रोफेसर्स के जरिए। हमारे प्रोग्राम को बहुत से रिसर्च स्कॉलर्स जो इंटरनेशनल अफेयर्स को समझना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम को वहां भी रिकमेंड किया जाता है। ये बहरहाल एक सेटिस्फेक्शन की बात है, एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन बहरहाल सही रास्ते पर सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना वो हमारी कोशिश है। उसमें सईद नकवी साहब का बहुत ही अहम रोल है, जो हर संडे में इंटरनेशनल अफेयर्स को
समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं। बहुत बहुत मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर शुक्रगुजार हूं उन व्यूअर्स का जो कि मुझे डायरेक्टली उससे राबता कायम करते हैं, उनको ये कि ये प्रोग्राम पसंद आया वगैरह इस तरह की बातें करते हैं, तो बड़ा हौसला बढ़ता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।